हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बीपीएससी ट्री मैथ का जो सीरीज श्रृंखला शुरू हुआ है उसका आज 7वां वीडियो है, शायद ये 7वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 शुरू करना है ना। तो 157 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक तांबा है का एक गोला है जिसका व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर है, और उसको पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के एक लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन मतलब एक गोला दे दिया है, गोला से एक तार बनाने की बात कर रहा है ना। तो पहले तो समझते हैं गोला। गोला क्या होता है। तो एक मान लेते हैं गोला बना दिए, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है, ठीक है। पहले तो ये त्रिज्या दिया हुआ है, सॉरी व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। व्यास अगर डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है रेडियस कितना होता है, इसका आधा होता है यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, ये तो 3 सेंटीमीटर हमें इसका रेडियस हो गया। हमको पता है कि व्यास व्यास क्या होता है, गोला का जो सॉरी गोला का आयतन क्या होता है। तो गोला का जो स्फीयर आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, गोला का आयतन होता है V बराबर होता है 4/3 πr क्यू, है ना। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr क्यू। तो आपको एक चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन में कि यही गोला से भाई जिसका आयतन मतलब जितना इसमें भरा होगा, आयतन क्या होता है, अंदर में जितना फिल्ड होता है। जैसे एक पानी का टंकी लेते हैं, जो पानी का टंकी जितना इसमें पानी फिल होता है वही एक आयतन, जितना अंदर तक पानी फिल होता है वही आयतन के बराबर होता है, यानी कि वही एक आयतन है ना। यानी और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो आउटर लेयर होता है, क्या होता है आउटर लेयर, मानी कि इसको कवर लगाने में, मतलब पानी की टंकी को मैं कवर लगाता हूँ तो जितना कपड़ा की जरूरत पड़ेगी, तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा ना उसके अनुसार हम मतलब उतना ही कपड़ा लेते हैं। और आयतन क्या होता है, अंदर फील्ड होता है ना। तो गोला के आयतन मतलब जितना आयतन होगा तो उतना ही आयतन का जितना बराबर का ही आयतन का हमें एक तार लेना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली तार लेते हैं, ठीक है। ये तार है, ठीक है, ऐसा तार बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि तार कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर लंबा दिया है क्वेश्चन में 36 सेंटीमीटर क्या क्या है, लंबा दे दिया है। ठीक है, तो आप एक चीज़ बता सकते हैं कि अरे ये तो दिखने में ये बेलन की तरह लग रहा है। नहीं, बेलन की तरह लग नहीं रहे, बेलन ही है। यानी कि एक तरह से क्या होगा, जब गोला से हम क्या बनाना की बात कर रहे हैं, बेलन। तो बेलन की आयतन क्या होगा, तो हमको पता है कि क्या होता है, πr²h, है ना, πr²h। तो हमें तो दो चीज़ें तो पता चल गया कि गोला का आयतन इतना होता है और बेलन का आयतन इतना होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इसी पे है, ठीक है। तो दोनों का आयतन बराबर होगा है कि जाहिर सी बात है गोला से ट्रांसफॉर्म किया गया है बेलन में, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जितना आयतन होगा उसका गोला का आयतन होगा इतना ही, सेम आयतन इतना ही किसका होगा, तार का होगा। ठीक, तो हमें दो चीज़ तो पता चल गया, फॉर्मूला पता ही है। तो 4/3 πr क्यू, इसका आयतन मतलब गोला का आयतन बराबर πr²h, है ना। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बच जाएगा, 4/3। तो आर क्यू दिया है, यानी कि सॉरी इसका आर हम बड़ा से बड़ा आर ले लेते हैं ना, बड़ी वाली आर, इसका मतलब गोला का बड़ी आर है ना, उसका बेलन का छोटा आर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आर क्यू हो गया, यानी कि R क्यू, ठीक, बराबर R²। और एच का वैल्यू दिया है, एच कितना, लंबाई 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिल कर देंगे। तो अब देखते हैं, क्या देखते हैं कि अब मुझे पता है कि जो गोला का रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब बोलिए कि इसका आयतन मतलब जैसे सब आर के वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यानी कि क्यू है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, R² गुना 36। अब इसको काट लेते हैं सबको, ठीक है। तो 3×3=9×9=36, यानी कि R² बराबर सब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो R बराबर 1। तो हमें क्या पूछ रहा है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 1। तो जो वायर होगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन में कोई में भी नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, आपको अगर फॉर्मूला पता हो गोला का और बेलन का तो आप डायरेक्ट इसे हाफ फुल फिल करेंगे और बन जाएगा, है ना। बाकी क्वेश्चन कहता है 58 का क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त के आंतरिक रूप से स्पर्श करती है, दो वृत्त है जो आंतरिक रूप से स्पर्श करती है और उनके क्षेत्रफल का योग 116 पाई सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्रम से क्या होगी, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो आप एग्जाम में डेफिनेटली ही कम समय में इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप ये सोचिए कि मतलब उसको जिस तरह से फॉर्मूला पर बनाना है, मैं दोनों तरीका बतला दूंगा, ठीक है। मैं दोनों तरीका बतला देता हूँ। तो पहला तरीका देखते हैं, पहले दो वृत्त बना लेते हैं, ये सब मिटा ले। तो पहले दो वृत्त बना लेते हैं, है ना। तो दो वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त पहला हुआ मेरा। तो आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, जाहिर सी बात इसके अंदर होगा, यानी अंदर यहाँ टच करवा देते हैं एक वृत्त को, ठीक। ये अंदर पे टच कर रहा है, ठीक है। मान लेते इसका सेंटर O1 है,
और इसका सेंटर O2 है, ठीक। तो यही से यही डिस्टेंस ने पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि उनके केंद्र के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है केंद्र की दूरी, और वृत्तों की त्रिज्या यानी कि इसका और ये दोनों का मतलब बड़ा वृत्त मान लेते हैं, बड़ा वृत्त का त्रिज्या ए वाला है, ठीक है, यानी कि आर है, बड़ी वाली आर, ये छोटा वाला कितना है आर, इधर ये आर छोटी वाली आर है ना। इस तरह से हम मान लेते हैं इस वृत्त का त्रिज्या। अब हमसे पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, तो हम एक चीज़ बोलेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, तो भाई दो सर्कल है, यानी कि बड़ी वाली एक पाई आर बड़ी स्क्वायर क्या कि बड़ा वाला के ले लेते हैं, और एक छोटी आर स्क्वायर यानी कि छोटी वाली सर्कल यानी कि इसको ले लेते हैं, पाई आर छोटी स्क्वायर। तो आप कहिएगा सर पाई से पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर और छोटी आर स्क्वायर यानी कि इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों का क्षेत्रफल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 116 पाई दिया हुआ है, क्योंकि जी सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल में दोनों वृत्त का क्षेत्रफल मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो पाई से पाई का ये कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर बराबर 116 के बराबर आएगा। तो एक चीज़ हम मुझे समझाइए कि जाहिर सी बात है, मान लेते हैं इसका ऑप्शन लेते हैं, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्र आर है, हम उसको 16 लेते हैं, ठीक। यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कोई नहीं, बड़ा आर का जो वैल्यू है वो 16 ले लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं, तो पहले इसका 16 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो 16 का स्क्वायर करिएगा तो 256 आता है, ठीक। लेकिन ऐड करने पर हमें 116 आना चाहिए, तो जब एनी एंड हाउ ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक। अब देखिए 10 का आर बराबर कितना ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर लेते हैं, तो 10 दहाँ का 100, तो 100 तो हो 116 से कम आ रहा है, ठीक। अब 12 के लेते हैं, अगर आर बराबर 12 लेते हैं तो 12 का 144 हो जाएगा, फिर 116 से ज़्यादा होगा, यानी कि जाहिर सी बात है 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, क्योंकि देख लीजिए आर बराबर बड़ी आर बराबर 10 लेते हैं, 10 का स्क्वायर, छोटी आर बराबर 4 का स्क्वायर लेते हैं, तो 10 दहाँ का 100 और प्लस 4 का 16। देखिए दोनों सेटिस्फाइड कर जा रहे, सॉरी 16 है ना, तो 16 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116, तो हमारा यही ना ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आंसर वेरीफाई कर जा रहा है हमारा। चलिए इस तरह से पहला मेथड से तो मेरा क्वेश्चन बन गया, यानी कि आपको इतना ही है, मतलब 3 स्टेप में क्वेश्चन ये हमारा क्या होगा सॉल्व हो गया, ठीक। अब लेकिन जब मैं इसको नियमतः यानी कि जो अपना जो मेथड है उस तरह से बनाऊंगा तो देखिए कितना होगा, क्या कितना मतलब बड़ा बनता है ना। तो आप बताइए, मतलब इस तरह से सबका तो क्षेत्रफल ही हमको, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा वाला क्या है पाई आर बड़ी स्क्वायर, दूसरा वाला क्या माने हैं पाई आर छोटी स्क्वायर, है ना। तो आप बताइए यहाँ पर मैं देखेंगे, देखिए यहाँ से मतलब ये डिस्टेंस है जो केंद्र से केंद्र यही ना है, तो बोले कि हाँ यही है, तो कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया, लेकिन ये है थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये बड़ी वाली वृत्त का मतलब जो त्रिज्या हो जाएगी, तो बोले कि जी सर बिल्कुल त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से हम मान लेते हैं कि जो 116 वाला जो आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर छोटी स्क्वायर और बड़ी स्क्वायर और आर स्क्वायर और छोटी आर स्क्वायर का वैल्यू 116, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं देखता हूँ बड़ी, हम यहाँ पे क्या होगी ए वाली क्या होगी बड़ी आर हो जाएगी, ए वाली क्या हो जाएगी बड़ी आर, उसमें से अगर हम छोटी वाली आर घटा देते हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ तक की दूरी, आप ध्यान से देखिएगा छोटी आर घटा देंगे तो कहिए कि यही तो बीच वाला जो डिस्टेंस दिया है केंद्र से केंद्र की दूरी है, और जो हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बोले कि बिल्कुल सर बात बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से अगर चाहें तो आर बराबर क्या हो सकता है 6 + आर, ठीक, यानी कि 6 + आर, इसको आर को इधर कर दिए, यानी कि इक्वेशन मेरा 2 यहाँ पे आ गया, ठीक। अब हमेशा इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बनाकर क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहें, यहाँ पे क्या कह रहा है बड़ी आर स्क्वायर और छोटी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 116, और यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू कितना, आर बराबर की वैल्यू कितना दिया 6 + आर। अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू ये वाला पुट यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + आर के होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 36 + आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 आर स्क्वायर, सॉरी आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। देखिए सब में दो नहीं, यहाँ पर 36 और प्लस 2 आर स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 12 आर बराबर 116, तो देखेंगे सब में 2 शामिल है ना, सब में क्या है 2 शामिल है, तो 200 सब में भाग देगा, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 आर स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 और 116 को अगर भाग काटेंगे तो 5 और 8 58 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से कर लेंगे तो इसको आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस इस तरह से इधर ला देंगे 58 इधर को ला देंगे तो माइनस में आ जाएगा, और 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 बराबर 0 हो जाएगा। आप कर लीजिएगा, मैं विस्तार में कर लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में थोड़ा निकल जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ देखिए हमको ऐसा फ्रैक्शन मतलब इसका ऐसा मतलब गुणनखंड लेना है, ऐसा गुणनखंड लेना है कि जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए, तो हम जाहिर सी बात है 10 और 4
10 और 4 लेंगे तो कि 10 चौका 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 40 भी आ जाएगा और दोनों को घटाएंगे तो 4 भी आ जाएगा। यानी कि देखिए सीधे करके दिखा देता हूँ, आर स्क्वायर यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस में आना चाहिए, यानी कि प्लस 10 ले लेते हैं और माइनस में 4r ले लेते हैं, -40 हो जाएगा बराबर 0। एक गुणनखंड जो बच्चों वाला होता है, बच्चों वाला होता है वही के है। यहाँ पे देखते हैं r के कॉमन ले लेते हैं, r + 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस में ले लेते हैं कॉमन, यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं, r प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्या कि देखिए माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा करेंगे तो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो r + 10 और क्या हो जाएगा r - 4। देखिए यहाँ से भी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा r बराबर 4, है ना। छोटी r बराबर क्या आ रहा है 4। यहाँ ए वाला नहीं, ये नहीं कि यहाँ पर ए ले लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि r बराबर r + 10 हो गया और इसको बराबर करेंगे 0 तो r बराबर -10। तो इस तरह से नहीं लेंगे, माइनस वाला वैल्यू नहीं लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं। तो हम छोटी r की वैल्यू कितना निकल आया 4, तो ऑप्शन 4 एक ही है ना बी। और उस तरह से हम बड़ी r के यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ छोटी r का वैल्यू 4 आ ही गया तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए मेथड सही नहीं है, एग्जाम के मेथड से एक मेथड बनाना बिल्कुल सही नहीं। जो मैंने पहले बतलाया है वो ज़्यादा ही सटीक है और बनाने के लिए सबसे बेहतर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। अगर मान लेते हैं कोई ट्रेन है, 2 ट्रेन की इसमें दी है बात कह रहे हैं। एक ट्रेन है, मान लेते हैं एक ट्रेन ये है, ठीक है, एक ट्रेन इधर है और एक और ट्रेन यहाँ पे है, एक वंदे भारत है, ठीक है, और एक नॉर्मल जो पैसेंजर है वो, ठीक है। ये दोनों ट्रेन चलती है और बोलता है कि 600 किलोमीटर जाना है। मान के चलिए यहाँ से कहीं भी डिस्टेंस होगा 600 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से आगरा से हम दिल्ली चलाते हैं इसको, ठीक है। पता नहीं कितने किलोमीटर है लेकिन जितना भी हो, आगरा से दिल्ली ही मान के चलते हैं, 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और 3 घंटे का समय कम लेती है, यानी कि ये जो वंदे भारत है वो जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक, और ये 3 घंटा बाद पहुँचेगा। कहने का मतलब यही ना कि 3 घंटा कम समय लेती है, तो यानी कि तेज़ वाला ज़्यादा चलेगा तो भाई इससे जाहिर सी बात है 3 घंटा कम समय लेगा, ठीक है। यानी कि इसका चाल ज़्यादा होगा वंदे भारत का, तभी तो ज़्यादा मतलब जल्दी पहुँचेगा, और इसका चाल कम होगा तभी तो लेट पहुँचेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब चल रही है ट्रेनें, 2 ट्रेनें की बात चल रही है ना। और कह रही है यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनें की गति क्रम से क्या होगी। देखिए मेरे बात चलिए तो मैं भी एक और पहले मैं आसान मेथड बता देता हूँ कैसे बनाना है। पहले यहाँ से हम ऑप्शन उठाएंगे, कोई भी पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ, ए नंबर, ठीक है। मैं ए से बनाता हूँ। तो एक मान लेते हैं इसमें तेज वाला होगा वंदे भारत, ये होगा नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन। यानी कि मान लेते हैं एक पहला ट्रेन का ए ट्रेन का चाल दिया हुआ है वो 50 दिया है, ठीक, और बी ट्रेन का दिया है चाल 40, ठीक है। स्पीड इसका रेशियो निकाले तो कितना होगा, 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट लिए तो 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो कितना होता है 5 और 4। कुछ दिन पहले ही मैं हर रोज़ बतलाता हूँ कि इसका रेसिप्रोकल कर ले, यानी कि इन्वर्स ले लेते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो हो जाता है, यानी कि टाइम का रेशियो हो जाएगा। यानी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। जब डिस्टेंस जब कब लिखेंगे, जब डिस्टेंस क्या होना चाहिए, जब डिस्टेंस समान हो तो ये बोला समय का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा समय होता है। अगर टाइम रहता तो उल्टा करके सॉरी टाइम और स्पीड रहता तो टाइम का उल्टा कर देते तो स्पीड, और स्पीड करता तो टाइम कर सकते हैं, है ना। रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी यहाँ पर बदल देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर समय का अंतर कितना आ रहा है 1 यूनिट का, यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, लेकिन घंटा में कितना कह रहा है कि 3 घंटा कम समय लेता है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पर तो 1 यूनिट का आ रहा है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर 3 आवर है, ठीक, 1 यूनिट के बराबर 3 आवर है। तो यहाँ पर लेंगे तो पहले इसको ये तो 4 यूनिट के बराबर का कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3 आवर है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3 आवर है, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा 4 12, इस तरह से 15। यानी कि जो 50 के चाल से चलेगा, जो 50 की चाल से चलेगा वो 12 घंटा में पहुँचेगा, और जो 40 की चाल से चलेगा वो 15 घंटा में पहुँचेगा, यानी कि आवर है। यानी कि डिस्टेंस निकाल लें तो देखिएगा आप, डिस्टेंस जब निकालें तो देखिएगा आप कि यहाँ पे समय दिया है 12 घंटा और चाल कितना है 50, तो 12 25 60, 600 किलोमीटर यहाँ भी आ जा रहा है। यहाँ से भी देखिए तो 15 का घंटा लगा और 40 तो 15 चौका 60, यहाँ से भी उतना ही आ रहा है 600 किलोमीटर। यानी कि हमारा दोनों तरफ से किलोमीटर में क्या हो रहा है, समय मतलब दूरी क्या आ रहा है, वेरीफाई कर जा रहा है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, एक बार और इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप ये मेथड ट्राई करिएगा, जो ट्रांजिशनल मेथड है, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ XYZ मान कर, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि जो स्लो चलता है, जो स्लो चलती है ट्रेन उसका चाल x होगा, स्पीड कितना है x, ठीक है। और जो फास्ट चलती है
जो फास्ट चलती है तो भाई जाहिर सी बात दिया हुआ है कि जो धीमी ट्रेन से गति से तेज़ की गति कितना है 10 किलोमीटर कम है, यानी कि जो एक्स ई चलती है तो ये जाहिर सी बात है फास्ट वाला x+10 चलेगा, यानी तेज़ चलेगा। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब तो मुझे इतना तो पता चल गया। तो हमें तो पता है कि टाइम का जो समय होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमें तो स्पीड तो पता चल गया, फास्ट वाला का x+10 और इसका स्लो वाला का x मान लेते हैं। तो डिस्टेंस तो दोनों में कॉमन है 600। तो हम स्लो वाला का निकालते हैं, पहले स्लो वाला का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 600/x, ठीक। इसी तरह से फास्ट वाला का निकाल लेंगे, जो फास्ट चलेगी तो 600/x+10, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जहाँ जो स्लो चलेगा जाहिर सी बात है वो ज़्यादा समय लगाएगा, ठीक है। अभी अभी बतलाए थे कि अभी कितना, एक में 10 में हो जा रहा है, एक 15 में चल रहा है, एक 10 घंटा में हो जा रहा है, और एक नहीं, एक 12 था, एक 15 था। तो 12 घंटा में ही एक हो जा रहा था, एक 15 में हो जा रहा था, यानी कि जाहिर सी बात है जो स्लो चलेगा वो 15 घंटा लगाएगा। यानी कि पहले जो स्लो वाला का करेंगे और दूसरा जब होगा 600 इस स्लो होगा, यानी कि तेज़ वाला को, यानी कि तभी ना घटाएंगे, ये 15 ये 12, तभी तो हमारा आएगा अंतर। जो दोनों का क्या कह रहा है, दोनों घंटे का कितना, 3 घंटे का अंतर पे चल रहा है, यानी कि 3 घंटे पे अंतर चल रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है किलोमीटर यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लगता है, तभी तो 3 घंटा समय लगेगा कम, ठीक है। यानी कि दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से सोल्यूशन करेंगे तो अब यहाँ पर निकाल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात एलसीएम निकालेंगे तो x × x+10 होगा। और पहले तो एक बार इसको से काट लेते हैं सबको, तो हम यहाँ पे काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ पे काट लेते हैं 200/x - 200x+10 बराबर 3 से काट लेंगे, काटे हैं तो यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। जब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x+10 है ना। एक तो कोई चीज़ है वो निकलने वाली नहीं है। x+10 इसमें सीधा इसका x+10 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका सीधे x इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 200 × x+10 - 200x, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो 1 है तो सीधा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई कर दे 200x + 200 यानी 2000 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। -200x अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² + 10x, ठीक है। सीधे हम यहाँ से -2x + 2x कट जाएगा, ठीक है। 200x तो कट हो तो बच कितना जाएगा, हम सीधा हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ x² + 10x - 200,000, ठीक है, बराबर 0। देखिए इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से माइनस में लिख लिए, ठीक। अब हमको ऐसा फैक्टर लेना, फिर से वही क्वाड्रेटिक हो गया। तो एक क्वाड्रेटिक में क्या है, इसको हम सीधा लिख देते हैं, हम कर रहे हैं +40x, ठीक, और पहले + नहीं करते हैं, +50x और -40x। देखिए 25 का कितना होता है, 2000 हो जाएगा, 50 में 40 से मल्टीप्लाई कर 2000 आएगा, घटाएंगे भी तो कितना आ जाएगा, 10 का आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। और यहाँ से निकालिएगा तो भी आपको कितना आ जाएगा, 1 का 40 आएगा जो स्लो होगा, और फास्ट होगा उसका कितना आएगा, 50 आएगा, है ना। 10 जोड़ दीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो हमारे लिए तो ये मेथड बेटर नहीं है, क्योंकि हम जो पहला मेथड बतलाए थे वो बढ़िया है, क्योंकि बहुत लंबा बनता है ना। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, जो मतलब कुछ किताबों में जब 10th 9th में जब पढ़ते थे उस समय के लिए था। लेकिन एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अंश को लगेगा। यहाँ पर केवल एक ही चीज़ का ध्यान देना है, जब डिस्टेंस समान रहेगी तो हम चाल को उल्टा कर सकते हैं ना। जितना समय दिया रहेगा उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, और उसका ले सकते हैं, है ना। इस तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 160 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी अलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो इसमें हम एक चीज़ बतलाता हूँ, सीधा मैं 1/x दिया हुआ है, x प्लस 1/y बराबर 8, तो 1/x बराबर कर सकते हैं 8 - 1/y, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से बाकियों को भी निकाल सकते हैं। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 1/z। इसी तरह से 1/z निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 - 1/x, ठीक। अब देखिए पहला उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं, ये वाला उठा के यहाँ लिखते हैं, ठीक। यहाँ लिख रहा हूँ 1/x बराबर 8 - 1/y, ठीक है, यही ना है। अब एक चीज़ बतलाइए, अगर y बराबर 1/y बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर भर देते हैं, वो 8 -
1/y का हम यहाँ पर फुल कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना है 12 माइनस 1/z, ठीक। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ -12 माइनस माइनस प्लस 1/z, तो सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा -4 प्लस 1/z। अब 1/z का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -4 प्लस 1/z का वैल्यू कहिएगा सर 10 माइनस 1/x दिया हुआ है, ठीक। तो 1/x का कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो 6 माइनस 1/x। तो आप हम 1/x का हम भाई वैल्यू निकाल रहे थे, यानी कि कहने का मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/x, यानी 1 हम x का वैल्यू निकाल रहे थे यहाँ से। तो 1/x का वैल्यू कितना आ गया 6 माइनस 1/x। अब यहाँ से सोल्यूशन करिएगा तो यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/x बराबर 6। तो करिएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 6 यानी 3, है ना। 1/x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन थोड़ा कुछ लेंदी टाइप का है ना, लेकिन बनाना है तो देख लीजिए। अब जैसा तरह से मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट रखेंगे तो जल्दी बन सकता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। जिनको समझ में CI नहीं आता है तो थोड़ा और मुश्किल आएगा। कह रहा है कि यदि एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी देखिए 50% वृद्धि हो रही है, ठीक। यानी कहने का मतलब कोई धन 100 रुपया होगा तो 50% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है 150 हो गया। यानी कि SI कितना हुआ, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 50 रुपया की वृद्धि हुआ, कितना हुआ 100 रुपया से 150 ना हुआ, तो कितना का वृद्धि कितना का हुआ 50 रुपया। तो ब्याज क्या होता है, जो वृद्धि होता है, तो 50 रुपया हुआ। तो लेकिन आप बताइए, हमको तो पता है कि SI बराबर क्या होता है P/R/T/100, ठीक है। तो SI का वैल्यू कितना है 50, P का वैल्यू कितना है 100 रुपया था, हम मान लेते हैं कि 100 रुपया था, ठीक है। 100 रुपये से ना आगे बढ़ रहे हैं। R का वैल्यू तो मुझे पूछ ही रहा है, क्योंकि R के यहाँ पर दे इसी का R से हमको एक और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो R का वैल्यू तो पूछ रहा है, टाइम दिया है 5 साल, ठीक ना। और 100 से 100 है ना, 100 से 100 काट देंगे यानी कि 10, यानी कि R बराबर 10% आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं हुआ। तो कह रहा है इसी दर से, दर तो हमसे यही दर निकालना था हमको, तो यही दर वाला जो 10% के 12,000 का, जो 12,000 रुपया 3 वर्षों के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए पहले मैं 10% का बताया हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 10/100, 10% का है ना। आप 1 से लेके 20 तक का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए। जैसे 1/2 के वैल्यू कितना होता है 50, ठीक है। 1/3 का कितना होता है 33.33, है ना। 1/4 का कितना होता है 25%, है ना। 1/6 का कितना होता है, इस तरह से आगे बढ़ते करते 1/8 का कितना होता है 12.5%। इस तरह से करिए 11 का कितना होता है, जितना मतलब जिस तरह से आगे बढ़ते हुए 1 से लेके 20 तक आपको याद रहेगा तो बहुत मतलब जल्दी से सारे मैथ का बनाना आसान हो जाएगा, है ना। तो 1/10 का कितना हो जाता है 1/10, यानी कि कोई धन 10 रुपया है, तो अगर उस पर 10% का अगर ब्याज मिलेगा तो 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। यानी कि जो ऊपर वाला आता है ना वही परसेंट होता है, जितना परसेंट दिया रहता है। यानी कि जो ऊपर वाला होगा, यहाँ पे 2 जैसे 75% है, किसी धन का तो 75% हम कहेंगे तो 3/4 होता है। यानी कि 4 का अगर 75% हम निकालेंगे ना तो आएगा 3 आएगा, कितना आएगा ये ऊपर वाला मान आएगा, ठीक है। आज समझा रहा हूँ बढ़िया से, ठीक है। तो क्या होगा जब भी आएगा तो ऊपर वाला आता है, यानी कि अब जब हमको कहेगा कि 10% की वृद्धि हुई, यानी कि वो धन कितना हो जाएगा ऊपर वाला जोड़ देंगे, यानी कि 10 प्लस 1/10 यानी कि 11/10 हो जाएगा। यानी कि 10% की वृद्धि हुई तो 11/10। इसी तरह से मान लीजिए 75% की वृद्धि हो जाती है, 75% का वैल्यू कितना 3/4, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 करेंगे 7/4, यानी कि 7/4। कोई भी धन इतना में क्या होगा इतना से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 10 का कितना हो जाएगा, यानी कोई धन 10 रुपया है तो आगे चलकर कितना हो जाएगा 10 रुपये से कितना बढ़ जाएगा 1 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 रुपया। तो लेकिन 3 साल बढ़ता है, तो पहला साल ये हुआ, फिर दूसरा साल हुआ, फिर तीसरा साल 10 से कितना हुआ 11। तो तीनों को क्या करेंगे क्यू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। और धन कितना 1331 होता है, मतलब तीनों की 11 क्यू कितना होता है 1331 होता है। तो यानी कहने का मतलब कोई प्रिंसिपल 1000 रुपया धन था, 1000 रुपये का धन था, 1331 रुपया हो गया, कितना हो गया 1331 रुपया हो गया। तो 1331 रुपया तो ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल है। मन धन 1000 रुपया था और अमाउंट कितना हो जाएगा 1331 रुपया होगा। तो CI कितना हुआ, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ। तो जाहिर सी बात है 1331 में माइनस 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 331, ठीक है 331 होगा। लेकिन हमारा धन तो दिया हुआ है 1000 ना दे के हमको 1000 के बराबर कितना दिया हुआ है 12000 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 12000 रुपया दिए हुआ है, ठीक है। हम 1000 पे बना रहे हैं तो मान ठीक है। तो 1000 का वैल्यू कितना दिया है 12000, तो 1000 से मतलब नहीं 1 का वैल्यू कितना दिया है 12, 1000 से 1000 काट दिए, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है 12,
तो एक का वैल्यू 12 दिया है तो 1331 का वैल्यू 331 का वैल्यू कितना दिया है देगा, यानी 331 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 गुने 331 है ना। 331 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते कितना आता है, 331 गुने 12, ठीक है। तो 1 दूनी 62, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 1 3 3, यानी कि 7 9 3, ठीक है। 39 72, 39 72, ठीक है। अब ये होता है रेशियो मेथड से बनाना, जो रेशियो मेथड सबसे आसान होता है। अब हम बताते हैं, अब मान के चलिए आपको नहीं आया समझ में, ठीक है। अगर नहीं सर मुझे ये नहीं आया तब कुछ जिनको फार्मूला वाला आता है मैं उसका ही बतला देता हूँ, ठीक है। ये तो रेशियो मेथड हो गया, ठीक है, रेशियो मेथड, और एक हो गया फार्मूला मेथड। फार्मूला से तो सबसे आसान होता है, ठीक है। यानी कि अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, हर तरह का। यहाँ पर कितना सालों का दे रहा है, 3 वर्षों के लिए, ठीक। चलिए ठीक है, तो पी कितना दिया हुआ है 12,000, ठीक है। 1 आर हम तो निकाल लिए 10%, 10/100 गुने 3, ठीक है। यहाँ पर काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 11, यानी कि 11/10, ठीक है। यहाँ पे भी 11/10 आया, ठीक है। 11 गुने 11 गुने 11/10 गुना 10 गुना कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इस तरह से काट लीजिएगा तो यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये एक कितना हो जाएगा 1331 गुना 12। आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आप जो भी आएगा डाटा यहाँ पे जो भी आएगा वो अमाउंट आएगा, क्या आएगा, अमाउंट आएगा। और अमाउंट में से हम अगर प्रिंसिपल यानी कि 12,000 को घटा देंगे, 12,000 को घटा देंगे, 12,000 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3,972, यानी कि दो जोड़ यहाँ पे जो डाटा आएगा 2 7 9 और 15, यानी कि 15,972 आएगा। आप यहाँ पर घटाइएगा तो तभी तो आकर इतना आएगा, ठीक है। आप इसको सब बढ़ते आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए कुछ बीच में ना क्वेश्चन रीजनिंग के थे, जो इसको मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं ना। तो बढ़ते हैं 164 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आगे 2 क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है। तो ये कह रहा है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 5 गुनी है, मान लेते हैं फादर और एक सन है, ठीक है। अनुपात में से बनाएंगे, सारे क्वेश्चन देखते हैं अनुपात से बनने की बनता है कि नहीं। एक कह रहा है पिता का उम्र उसके पुत्र की उम्र से 5 गुनी, यानी कि बेटा का 1 साल होगा तो जाहिर सी बात है 5 साल का होगा, 5 गुना है, यानी कि 5 गुना है ना, 5 गुनी है। लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाती है, यानी 15 वर्ष बाद। देखिए एक का नहीं, जब भी 15 वर्ष बाद है दोनों का 15 साल बढ़ेगा। तो अब कह रहा है कि जो पुत्र की उम्र से दुगने हो जाता है, ठीक। तो आप यहाँ देखिएगा अनुपात में तो भाई यहाँ पे 3 का बढ़ रहा है, इधर 1 का मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। लेकिन यहाँ पर तो समान रूप से 15-15 बढ़ना चाहिए था ना, बढ़ना तो 15-15 चाहिए था। इधर तो 3 का बढ़ोतरी हो रहा है और इधर भी 0 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो बढ़ोतरी हो नहीं रहा है। तो फिर हम उस दिन भी बतलाए थे कि क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना था। दोनों का अंतर कितना होता है, यहाँ का अंतर तो 2 और 1 का अंतर कितना होता है 1, और यहाँ का 5 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका अंतर को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और इसका 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, नहीं इसका अंतर को ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 तो क्या फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखते हैं, तो आप कहिएगा कि देखिए बोलिएगा सर हाँ अब तो सही हो गया सर, यहाँ पर 3 का अंतर हो जा रहा है और यहाँ भी 3 का अंतर हो जा रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा अंतर बराबर हो गया। तो यही हमें बराबर करना होता है। अगर बराबर हो गया तो आप हम बताइए दोनों ये वाला को हटा देते हैं, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पर अनुपात में तो 3 का अंतर हो रहा है, क्या कि 5 से 8 हो रहा है, इधर भी देखिए दोनों तरफ। लेकिन इधर तब दोनों तरफ कितना का अंतर हो रहा बढ़ रहा था, 15 साल के बाद हो रहा है, क्या 15 साल की बात ना कर रहा है। यानी अनुपात में 3 का 15 के बराबर है, यानी कि 1 अनुपात के 3 अनुपात के वैल्यू 15 है, तो 1 अनुपात के वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो अब हमसे पूछ कह रहा है, तो कह रहा है कि पिता की उम्र क्या है, ठीक है। तो वर्तमान की बात कर रहा है, क्या कह रहा है वर्तमान में, तो पिता के मतलब 5 था, ठीक है, 5 ही नहीं बोल रहा है। तो 1 अनुपात का वैल्यू 5 है, तो हम 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात का वैल्यू कितना 5 गुना 5, यानी कि 25 वर्ष, सिंपल, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता सबसे आसान क्वेश्चन है, XYZ मानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप एक्स मानकर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट बतला देता हूँ। जब भी होगा ना तो रुपये एक तरफ लिख लीजिएगा और क्वांटिटी एक तरफ लिख लीजिएगा, ठीक है। रुपये एक तरफ, क्वांटिटी एक तरफ। 1 रुपया में 2 नींबू, ठीक, रुपये 1 रुपया लिखेंगे। से खरीदता है, यानी कि CP है, ये क्या है CP कॉस्ट प्राइस है। उन्हें 3 रुपये यानी 3 रुपये इधर, और 5 की दर से, यानी कि 5 क्वांटिटी कहाँ है 5 के रुपये से बेचता है, ठीक है, नहीं SP हो गया।
तो आप हमेशा क्वांटिटी को बराबर करने की कोशिश करना है, यानी कि हमेशा, यानी कि 2 और 5 के बराबर करना चाहेंगे तो इसका मल्टीपल में ले जाएंगे, यानी कि 10 कर सकते हैं दोनों का, कि भाई दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हम इसको सीधा बढ़ा कर लिख देते हैं, यानी कि हम इसको इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगला कहानी हमारा इस कंसेप्ट में क्या हो जाएगा, 5 और ये 10, यानी कि 5 रुपये में 10 नींबू खरीदेगा, जाहिर सी बात है वही वही हुआ। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 10, देखिए क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हमें फ़र्क क्या पड़ जाएगा, रुपया में सीपी हो गया और एसपी हो गया, यानी कहने का मतलब कोई चीज़ 5 रुपये में खरीद रहा है और 6 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ क्या होगा, 5 रुपये में खरीद रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपया का। तो 1 रुपये का लाभ कितना यहाँ पे हो रहा है, 5 रुपया पे, यानी कि बटा 100, यानी कि 20%। ठीक है, कितना, 20%। नहीं तो आपको पता ही है प्रॉफिट इंटू लॉस, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज में, तो प्रॉफिट बट इंटू लॉ, चाहे कुछ भी रख लीजिए, लॉस गुना 100 बटा सीपी। ठीक है, अगर इसे ही बनाएंगे तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 रुपया का गुना 100, सीपी कितना होता है, 5 रुपया, सीपी कितना है, 5 ही रुपया है ना, तो 5 यहाँ से भी काटेगा तो 20% आएगा। ठीक है, आपको जो बुझा कर सकते हैं, है ना, जो आपको सरल लगे वो कर सकते हैं। अब बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी ये दोनों लेता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, वेनन डायग्राम से क्वेश्चन है, किससे, वेनन डायग्राम हम बनाने के लिए बताता हूँ। 2 सर्कल्स ले लेते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन के, मतलब कितना सब्जेक्ट वाले, हिंदी और अंग्रेजी, कितना बोल रहा है, 2 ही बोल रहा है, कितना बोल रहा है, हिंदी और अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो कह रहा है एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेते हैं। ठीक है, या तो हिंदी लेते हैं या तो अंग्रेजी लेते हैं या तो दोनों ले लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं, तो दोनों विद्यार्थी कुल संख्या 500 है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिए। चलिए ठीक, अब क्या पूछ रहा है हमसे कि दोनों कितना कितना लिए, दो कितने विद्यार्थी लिए, तो मान लेते हैं ये वाला जो सर्कल हम बना रहे हैं ये हमारा हिंदी का है। ठीक, हिंदी जो सब्जेक्ट लिया, ये हमारा कौन सा है, अंग्रेजी वाला। ठीक है, अब कहानी समझाता हूँ। अगर केवल कह देगा तो केवल में जो मतलब ये वाला आएगा, केवल केवल हिंदी कह दे तो ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, केवल हिंदी। अब बोलिए कि सर ये क्यों नहीं आएगा, कहीं इसमें जैसे अंग्रेजी वाला पार्ट आ जा रहा है, ये जो हम गोल गोल बना रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वाला पार्ट आ जाएगा, तो केवल हिंदी कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और हिंदी कहे केवल ना लगा रहा है, जब क्वेश्चन में केवल ना लगा रहा है, पकड़ना है क्वेश्चन को। अगर केवल ना, यानी इंग्लिश में ओनली रहेगा, इंग्लिश में क्या रहेगा, ओनली रहेगा। अगर ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश का है तो हम केवल बोल रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट हम इसे जो कलर कर रहे हैं वो इंग्लिश का देगा, तो केवल यही पार्ट को लेना है। लेकिन कह दे कि हिंदी, केवल हिंदी लिख दे और या इंग्लिश लिख दे, तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम दे दे, केवल ऐसे हिंदी, तो हिंदी में कुल इतना विद्यार्थी हैं, तो ये दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई हिंदी के तो भी स्टूडेंट है ना, ये जो बचा वाला, ये बीच वाला है स्टूडेंट, तो बीच वाला जो स्टूडेंट बचा, मैं बताता हूँ, बेहतरीन कलर करके बतला देता हूँ। मान लेते हैं इस कलर से बना देता हूँ अंग्रेजी वाले को, चलिए अंग्रेजी। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं, दोनों कॉमन लेगा, जो दोनों में रहेगा ये रहेगा। ठीक, ये दोनों में कॉमन है। अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल कॉमन है। और एक कलर और मैं ले लेता हूँ, एक कलर और मैं ले लेता हूँ, ये वाला जो केवल, ये जो मैं जहाँ पेंट कर रहा हूँ, जो पेंट मैं जो कर रहा हूँ वो केवल हिंदी का है। क्या है, केवल हिंदी का है, इसमें और कोई सब्जेक्ट लिया नहीं, प्योर हिंदी है। ठीक है, और ये जो मैं पेंट कर रहा हूँ ये किस चीज़ का है, केवल इंग्लिश का है। ठीक है, जबकि ओनली इंग्लिश बोला रहेगा, तो अब समझना क्या है, ओनली बाकी तो समझा दिया मैं। तो कह रहा है या तो अंग्रेजी या हिंदी लेता है, 50% कितना लेता है, हिंदी। तो 50%, 50.8% जो हिंदी बोल दिया ना, ये हिंदी हम यहाँ लिए थे, तो ये पूरा में लेने की बात कर रहा है, पूरा में। ठीक है, कितना में, पूरा में ले लिया। ठीक, पूरा में ले लिया। और 64.2%, 64.2% अंग्रेजी लेता है, यानी कि ये वाला जो बात कर रहा है, इन ओनली की बात जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं लेंगे, यानी कि पूरा की बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है। ठीक है, अंग्रेजी इतना लेता है। तो अब बताइए दोनों कितना लेता है, मतलब दोनों में कर दें, अगर हिंदी प्लस इंग्लिश लेने वाला संख्या कितना हो जाएगा, यह 50.8 प्लस यहाँ पे 64.2%, दोनों से कर देंगे तो 0, 5 4 9, सॉरी 4 2 10, 4 1 5 और 6 5 11, है ना। ठीक, 11.5, तो सॉरी 115 आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ये 100% से अधिक हो जा रहा है, कोई भी डाटा 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइए कि 100% से अधिक कैसे हो जा रहा है, परसेंटेज में क्या, डाटा सारा परसेंटेज में। तो आप बताइए जब ये इंग्लिश लिए तो भी इसको इंक्लूड कर लिए, ये वाला पार्ट को लिए,
और हिंदी भी लिए तब हुई वाले पार्ट को इंक्लूड कर लिए, तो यानी कि 2 बार हम ले लिए हैं। तो जाहिर सी बात है 2 बार लिए हैं, तो अगर हम दोनों का टोटल कितना है 100 ही होगा। जब भी टोटल स्टूडेंट्स की संख्या होगी कितना परसेंटेज 50 और 64 यानी कि 100% ही होगा। यानी कि हम 100 माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 100 माइनस कर लेते हैं, 100 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा 15, यानी 15% जो छात्र होगा वो दोनों में होगा, यानी कि बीच वाला होगा, तभी तो 2 बार इंक्लूड हो गया है। तो 15% का क्या है 2 बार है। तो बोल रहा है कि यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो पहले तो परसेंटेज में कितना था, परसेंटेज में 100 है, क्या कभी 100 घटाए हैं ना, 100 पहले ही से था, परसेंटेज में कितना है 100 है, तो 100% का वैल्यू कितना दिया है 500, परसेंटेज में तो 100 है और ऐसे वैल्यू कितनी दी है 500, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है 5। तो इसी तरह से 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15% की वैल्यू करिएगा तो 15×5 = 75, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, कितना 75, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो भी कहानी है, हो गया ये भी बेस समान, मतलब तो पावर भी समान हो जाएगा, बेस समान सब में 1 से तो पावर समान हो जाएगा। तो पावर सॉरी इसमें तो मल्टीप्लाई करने वाली है, यानी कि बेस समान होगा तो पावर क्या होगा जुटेगा, बेस समान तो पावर क्या होगा ऐड होगा। बेस अगर सेम है देन पावर क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। चलिए पावर ऐड कर देते हैं, ठीक है, पावर को ऐड करते हैं तो x इंटू ए क्या है ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी 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 ए माइनस बी। ठीक है, चलिए ए वाला पार्ट को हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आप सोल्यूशन के लिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ए बी माइनस ए सी प्लस इस तरह सबको मल्टीप्लाई बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस बी सी। देखिए कटने वाला है तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी से और कहाँ ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यानी कहने का मतलब पूरा कट गया तो एक्स की पावर कितना बचेगा 0। तो आपको पता है कि अगर पावर किसी का भी पावर 0 हो तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्स का 0 भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1, यानी कि हमारा बी ऑप्शन होगा। यानी कि किसी का पावर 0 आ गया तो 0 कर देना है, तो एक्स का कितना भी पावर होगा 1000 का पावर भी 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है ना, कितना भी हो क्या होगा 1 होता है। किसी का पावर 0 हो, इनफाइनाइट का पावर भी 0 होता है तो 1 ही होता है। ठीक है, किसी का पावर 0 होता है क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 का पावर 0 तो बराबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। सुरेश टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सुरेश और शशि का काम को क्रम से 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करता है। 11 दिन सुरेश और शशि किसी काम को 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करता है। देखिए जब भी पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन तो इफ़िशियंसी पे होता है, क्या होता है इफ़िशियंसी, यानी कि जितना क्षमता है आपका उस पर होता है। ठीक है, आप मान के चलिए कोई काम कर रहे हैं 4 दिन में, यहाँ पे दिया 11 दिन में दिया, यही क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, पैसा का जब भी बात होगा इफिशियंसी पे बटेगा, ठीक है ना, उस समय पर नहीं बटेगा। 11 दिन में करेगा तो उसको ज़्यादा दिन पैसे दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि 17 दिन में जो ज़्यादा काम कर दिया और 11 दिन किया तो 17 दिन को ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जिसका ज़्यादा इफिशियंसी होगा वही, उसी का क्षमता ज़्यादा होगा उसी को ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, ये काम करता है 11 दिन और 17 दिन पूरा करता है, तो ठीक है दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम तो निकलेगा नहीं कि 11 × 17 होगा। ठीक है, 11 × 17 होगा। ठीक, तो भाई जाहिर सी बात है इसका यहाँ पर करेंगे तो कितना टाइम्स 11 कितना टाइम्स में आएगा 17 टाइम्स में, ये कितना 11, उल्टा ही है दोनों का। जाहिर सी बात ये भी याद रखिएगा, वर्क जो डे होता है ना टाइम का, जिस तरह से हम वहाँ पढ़े थे टाइम का उल्टा क्या होता है स्पीड, जब डिस्टेंस समान रहता है, तो यहाँ पे टाइम का उल्टा क्या होता है इफिशियंसी, क्या होता है इफिशियंसी। अगर ये टाइम अगर 11 और 7 में है, अनुपात में है, 17 अनुपात में है, 11 17 तो 17 अनुपात 11 में हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, 17 और 11 हो गया। ठीक, इस तरह से क्या होगा इफिशियंसी 17 और अनुपात 11 हो जाएगा, 17 अनुपात 11 हो गया इफिशियंसी। तो सब सुरेश का इफिशियंसी कितना है 17, क्षमता यानी कि करने की क्षमता, यानी कि सुरेश है ना एक काम को मतलब एक दिन में 17 काम करता है और शशि एक दिन में 11 काम करता है, यानी काम कर रहे हैं तभी तो मान के चलिए इतना ही काम है, 11 × 17 काम है तभी तो ज़्यादा काम कर रहा है। 11 17 मतलब एक दिन में 17 को काम कर। अब हम बता रहे थे पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी पे होता है, तो इफिशियंसी कितना है मतलब कुल पैसा कितना है 5600 रुपया दे रहा है, लेकिन इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो बल्कि यहाँ पे इफिशियंसी कितना आ रहा है 28, यानी कि 28 यूनिट का वैल्यू कितना है 5600, 28 यूनिट का वैल्यू कितना है 5600, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200,
कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि परिश्रमी में उनके हिस्से कितना होगा, तो भाई जाहिर सी बात है, एक का वैल्यू कितना है 200, तो 17 दूनी 3400, 11 दूनी 2200, यानी जो 3400 और 2200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, अब यह है अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है, अनुपात वाला क्वेश्चन है ना, तो ये भी सरल क्वेश्चन है। ठीक ना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो बना देता हूँ। जैसे देखिए मैं 1 2 3 इसमें 2 मेथड बढ़ा देता हूँ। ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/2/3/8। ठीक, अगर इसको सरल रूप में लिखेंगे तो जाहिर सी बात क्या होगा, एलसीएम लेंगे 4 और 8 का तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 का तो 8 ही हो जाएगा, तो इसका कितना होगा 4 और इसका क्या होगा 3। इसको आप करिएगा शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो कितना 4/3 करके देख लीजिएगा, है ना। और क्या होगा बी अनुपात सी, इसका भी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 9 3/5। ठीक है, हम सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सी अनुपात डी, इसका कितना हो जाएगा 6 और 4 का एलसीएम निकलेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 5 दूनी 10 और ये 3 3 दिया 9। ठीक, चलिए देखिए इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरा बना लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें बी और इसमें बी है। ठीक, अगर बी को बराबर कर दे तो इसमें बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, इसमें वैल्यू को कितना दिया है 3 ही दिया। अरे तो पहले ही से बराबर है, यानी कि अगर जब बराबर है तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं, क्योंकि सब एक ही दोनों में कॉमन वाला बराबर है, तो जाहिर सी बात है ए वाला हिस्सा मतलब जितना हिस्सा होगा इधर भी पूरा बराबर होगा, तो यानी कि 4/3/5। ठीक, अब देखिए ये दोनों में कौन अनुपात है सी और इसमें सी है, तो सी का वैल्यू इसमें 5 दिया है, इसमें 10 दिया है, और यहाँ तो बराबर नहीं है। तो हम चाहें तो 10 को 5 बनाने के लिए थोड़ा भाग देना पड़ेगा, लेकिन इसको हम चाहेंगे इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 तो बना सकते हैं। तो इसका कितना होगा 6 और 10, कितना हो जाएगा 6 और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं बी सॉरी यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है, अरे मैं तो यहाँ बना लिया ना इसका। अब हमारा सी कहाँ है 5, सी क्या है यहाँ, अब ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो मैं तो सोल्यूशन पहले ही कर लिया। ठीक है, अब हमारा सी यहाँ पे क्या है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी क्या है 10/9। यहाँ पे सी 5 है, यहाँ पे 10 है, तो हमें यहाँ पर अगर 2 में सब में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो ये तो 10 हो गया, ये भी 10 है, यानी कि यहाँ पे अनुपात एक और हम यहाँ पर ऐड करना चाहें डी, तो हमारा आराम से क्या कर सकते कितना 9, तो 8 6 10 9, 8 6 10 9, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक चीज़ किसी को नहीं समझ में आए तो इसका एक तरीका और भी है, मैं दोनों तरीकों को बतला देता हूँ। ठीक है, सी अनुपात डी, यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बतला दिए थे 10/9। ठीक, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ए अनुपात बी, असल लेकिन सब सामने सामने लिखना है, जो पढ़ाया जाता है ना बेसिक उसमें, जैसे बी के सामने बी सी के सामने सी, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए ये बी है तो इसी को कॉमन सीधा इसी को बी बढ़ाते जाइए, यहाँ पे अनुपात बी और है ना यहाँ तक लेना है, यानी यहाँ तक लेना है यार बी। ठीक है, इसी तरह से बी जहाँ पे जीरो सामने रहेगा यानी कि सी सामने है, तो यहाँ पर सी यहाँ अनुपात सी। ठीक है, इस तरह से पूरा फिल हो गया। तो पहला का क्या हो जाएगा ए बी सी अनुपात बी सी अनुपात बी सी अनुपात बी सी डी। ठीक है, इस तरह से लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, तब सीधे सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया, कुछ है कुछ नहीं किया गया। अब मान के लिए इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब देखिए हम इसको लिख लेते हैं 4/3 और कितना हो जाएगा 3/5 और ये कितना है 10/9। तो अभी क्या बोले जितना भर देना है, जो ये 3 है अनुपात, तो 3 कहाँ तक भरेंगे 9 तक, यानी कि यहाँ पर 2 अंक इधर तक है, ये 5 है तो ये एक और बढ़ा देंगे, इधर 3 है तो यहाँ तक बढ़ा देंगे, और यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे भी 10 है। ठीक, अब देखिए कटने वाला है तो सब में जो कॉमन होगा वही कटेगा,